दोस्तों, रात के सन्नाटे में कभी आपने खुद से एक सवाल किया है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी रहा हूँ? एक ऐसा सवाल जो कभी कभी हमें सोने नहीं देता। हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं सुबह से रात तक, लेकिन किस तरफ, किस लिए? ज़िंदगी एक रेस बन चुकी है, एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने वाले को भी सुकून नहीं मिलता। हर दिन अलार्म की आवाज़ के साथ शुरू होता है और हर रात थकावट की चुप्पी में ख़त्म। हम सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और आराम, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और खुशी, लेकिन ये थोड़ा और कभी ख़त्म नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है एक ऐसे जापानीज़ बुज़ुर्ग को जो शांत है, स्थिर है और फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है, मानो वो हर पल में जी रहा हो। ना कोई जल्दी, ना कोई शिकायत, जैसे उसे पता हो कि वो कौन है, उसे कहाँ जाना है। ऐसे ही लोगों से उपजी है जापानी जीवन शैली की वो कला जिसे दुनिया डिसिप्लिन कहती है, लेकिन जापानीज़ लोग इसे जीवन का सौंदर्य मानते हैं। इस किताब में हम एक एक करके उन 8 जापानी सिद्धांतों की बात करेंगे जिनका असर ना सिर्फ आपके डेली रूटीन पर पड़ेगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने की एक वजह मिल जाए, कोई ऐसा मकसद जिसे सोचकर आपके अंदर से एक ऊर्जा फूट पड़े, या फिर जब कोई परेशानी आए तो आप उस पर गुस्सा ना होकर मुस्कुराते हुए उसका सामना करें, या जब आप कुछ नया सीखो तो ईगो को बाहर रखकर एक बच्चे की तरह उस सीख को अपनाएं। क्या तब जिंदगी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में आपको खुद से टकराना होगा, अपनी आदतों से, अपने आलस से, अपनी नेगेटिव सोच से। कभी कभी आपको अपने आराम से समझौता भी करना होगा। कभी कभी आपको खुद से ये कहना होगा कि बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन को कंट्रोल कर लेता है वही असल में आज़ाद होता है। जापानियों ने ये रहस्य सैकड़ों साल पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि बाहरी सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है भीतर की स्थिरता। हर सिद्धांत, चाहे वो इकिगाई हो या काइज़न, सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को बदलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप जीवन के हर पल में एक गहराई महसूस कर सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक आम इंसान की तलाश से होती है, एक ऐसी तलाश जिसमें वो अपने दिन का मीनिंग ढूंढ रहा है, अपने फेलियर्स का कारण और अपनी थकान की जड़, और धीरे धीरे वो एक नए रास्ते पर चलना शुरू करता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद कठिन था लेकिन आत्मा को शांति देने वाला था। एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाता बल्कि सच्चा बनाता है। तो अगर आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन सिर्फ जिया ना जाए बल्कि महसूस किया जाए, तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। रूल 1, इकिगाई पर्पस। सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर सोया हुआ था, लेकिन जापान के एक छोटे से गांव में किनारे पर एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 90 साल का, अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन चाल में ठहराव था। वो आदमी रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता था, ग्रीन टी बनाता था और बगिया में काम करता था, और फिर पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करता था। हर दिन बिना किसी छुट्टी के पिछले कई दशकों से लोग पूछते थे, इस उम्र में भी आप इतना कैसे कर लेते हो? वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहते थे, इकिगाई, इकिगाई। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लगता है जैसे किसी ने दिल की गहराई छू ली हो, जिसका कोई एक शब्द में मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर होता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह हो, एक ऐसा कारण जो नींद से ज़्यादा ज़रूरी लगे, जो अलार्म से पहले आंखें खोल दे और जो आपको थकान में भी मुस्कुराने की ताकत दे। लेकिन हम में से बहुतों के पास वो वजह नहीं होती। हम दिन तो काटते हैं लेकिन जीते नहीं। हम कमाते तो हैं लेकिन खुश नहीं रहते। हम रिश्तों में रहते हैं लेकिन जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकिगाई खो दी है।
वो वजह जो हमें खुद से जोड़ती थी, जो हमें ये महसूस कराती थी कि हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं। बचपन में हर किसी का सपना होता है कि कोई एस्ट्रोनॉट बने, कोई सिंगर, कोई साइंटिस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, डर आने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, और धीरे धीरे वो इकिगाई धुंधली हो जाती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ पैशन है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये आपकी दिल की पुकार है, वो काम जो आप बिना थके कर सकते हो, जो आपको पैसे से ज़्यादा संतोष देता है, जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है और जिसे करने में आपको मीनिंग मिलता है। इकिगाई कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और अगर आज आप बेचैन हैं तो शायद इसी की कमी है। जैसे ही आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो और खुद से पूछते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस काम में खो जाता हूँ, तो एक धीमी सी आवाज़ अंदर से आती है। वही इकिगाई की शुरुआत है। और मज़े की बात यह है, इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये एक जर्नी है, एक रास्ता जिसे आपको खुद तलाशना है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो फिर दुनिया की हर तकलीफ़ आपको छोटी लगने लगती है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है, आपका जीवन एक अर्थ ले लेता है। और फिर आप भी उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह मुस्कुरा सकते हो, बिना थके और बिना शिकायत किए, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। अगर आज आप खुद से खो गए हैं, अगर आपकी मॉर्निंग बेमतलब सी लगती है, अगर दिन बोझ लगता है, तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज़ माई इकिगाई। शुरुआत में तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस सवाल को आप रोज़ पूछिए और फिर देखिए कैसे ज़िंदगी खुद एक जवाब बनकर आपके सामने आने लगेगी। इकिगाई आपकी कहानी को एक नया चैप्टर देती है, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप फिर से अपने आप को पाते हैं, पूरे होशो हवास में, पूरे दिल से, पूरी ज़िंदगी के साथ। रूल 2, सोशल माइंडसेट। एक बार एक युवा लड़का एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास डिग्रियां थी, किताबों का ज्ञान था और दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा था। उसने गुरु से कहा, मैं हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करता हूँ, कोई सुकून नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, चाय पियो। लड़का चाय के प्याले की ओर देखने लगा, पर गुरु ने चाय उंडेलते उंडेलते पूरा प्याला भर दिया और फिर भी डालते रहे, तो चाय छलकने लगी, टपकने लगी। लड़का चौंक कर बोला, अरे अरे, प्याला तो भर गया है। तो गुरु बोले, जैसे ये प्याला भर गया है वैसे तुम भी भर गए हो। जब तक तुम खाली नहीं होते कुछ नया नहीं सीख सकते। यही है सोशल माइंडसेट, जो दिखाता है कि चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, सीखने के लिए हमेशा एक बिगिनर की तरह खुले रहें। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हर जगह है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन अंदर से हम एकदम खाली हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने के लिए बंद कर लिया है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही सोच ग्रोथ को रोकती है। शोषण हमें उस मेंटल स्टेट में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद है वो समय जब हर चीज़ नई लगती थी, हर सवाल जेन्युइन लगता था और हर गलती एक नई सीख लगती थी। तब ईगो नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी, वंडर था। अब हम बड़े हो गए हैं, पर क्या वो वंडर कहीं खो तो नहीं गया है? हर बार जब हम कहते हैं कि मुझे पता है, तो हम एक दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं। और जब कहते हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तभी असली दरवाज़ा खुलता है। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और अपनी गलतियों से होता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको ज़िंदगी का बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, अपने प्राइड, अपने जजमेंट्स और अपनी पास्ट नॉलेज से। सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन को, हर दिन को, हर टास्क को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़िंदगी कितनी फ्रेश लगेगी। हर दिन कुछ नया सीखा जाएगा, हर गलती एक अपॉर्चुनिटी बनेगी
और हर छोटा काम भी मीनिंगफुल लगेगा। शोषण का मतलब है खुद को एक बिगिनर की तरह देखना, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। ये माइंडसेट आपको रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाता है। ये आपके अंदर के घमंड की दीवार को तोड़ता है और एक सच्चे स्टूडेंट को जगाता है। जब कोई चीज़ मुश्किल लगे तो सोचिए, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूँ या बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मुझे आता है। यही फ़र्क होता है एक बंद माइंडसेट और एक शोषण माइंडसेट में। और जब आप शोषण माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप किसी क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं रहते, आप ज़िंदगी के स्टूडेंट बन जाते हो। हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस माइंडसेट से आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप हम्बल बनते हैं, आप ग्राउंडेड बनते हैं। और यही आपको हर सिचुएशन में टिकाए रखता है, क्योंकि असली बुद्धिमानी वही होती है जब आप जानते हुए भी ये माने कि मुझे और सीखना है। शोषण वही जादू है जो एक नए साधारण इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, धीरे धीरे, शांत और स्थायी रूप से। तो क्या आप तैयार हैं फिर से एक बिगिनर बनने के लिए? क्या आप अपना मन खाली कर सकते हैं ताकि ज़िंदगी कुछ नया उंडेल सके? अगर हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रूल 3, काइजन एक्शन। एक ठंडी सुबह थी। जापान की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर हर दिन वही काम करता था। एक ही नट, एक ही बोल्ट, मशीन के उसी हिस्से में कसना, महीनों से यही दोहराव। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी वो हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहता। कभी स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा और सही एंगल पर पकड़ता, कभी स्पीड थोड़ा और बढ़ाता, तो कभी कम वेस्ट करता। एक दिन उसके सुपरवाइज़र ने उससे पूछा, तुम इतने पैशन के साथ वही काम हर रोज़ कैसे कर लेते हो? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हर दिन थोड़ा बेटर हो सकता, बस थोड़ा। यही है काइजन, एक जापानीज दर्शन जो हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हम इंसान हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है एक दिन में लाइफ बदलेगी, एक बार जिम गए तो 6 पैक बन जाएंगे, एक बार बिजनेस शुरू किया तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, और जब कुछ जल्दी नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। काइजन हमें सिखाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेटर हो जाए तो एक साल में आप 37 गुना बेटर बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये इतना सा परसेंट, छोटा इम्प्रूवमेंट कि कोई भी नोटिस ना करे, लेकिन वही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। काइजन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का तरीका नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये कहता है कि परफेक्शन मत चाहो, इम्प्रूवमेंट चाहो। जब आप काइजन को अपनाते हैं तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। आप कल से शुरू करूँगा की जगह आज थोड़ा सा कर लेता हूँ ये कहने लगते हैं। चाहे आप राइटर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम लगता है, प्रेशर कम होता है, और सबसे ज़रूरी बात, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही थोड़ी, तब अंदर से गिल्ट नहीं होता। फिर चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आप जानते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन काइजन सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें अवेयरनेस भी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या थोड़ा और बेहतर बन सकता हूँ? और जवाब एक्शन में दीजिए। चाहे वो 5 मिनट का वर्कआउट हो, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, एक गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना हो, कुछ भी हो सकता है। ये छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बनते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि काइजन आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम आता है। आपकी हैबिट्स में, आपके रिलेशनशिप में, आपके माइंडसेट में। जब आप हर दिन थोड़ा और बेहतर करते हैं, जब आप बेहतर लिसनर बनते हैं, थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि बड़ी जीतें एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन छोटी छोटी हार जीत के बीच बनती है। और हाँ, काइजन में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। आप कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनते, पर यही इसकी खूबसूरती है। आप हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, हमेशा इवॉल्व रहते हैं।
तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और डर लगे या आप बार बार असफल हो चुके हो, तो याद रखिए, आपको सब कुछ आज बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस आज से थोड़ा बदलने की हिम्मत चाहिए। एक छोटा कदम हर दिन, यही है काइजन का जादू, जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को रूपांतरित कर देता है, शांति से, मजबूती से और एकदम स्थायी रूप से। तो क्या आप तैयार हैं पहला छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करो, क्योंकि लिटिल एक्शन इज़ बेटर देन बिग इंटेंशन। रूल 4, गानबरू एफर्ट। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन होती थी। उस दौड़ में सबकी नज़र एक ही इंसान पर होती थी, एक बूढ़ी महिला जो कम से कम 80 साल की थी, लेकिन फिर भी वो हर साल दौड़ती थी। उसकी चाल धीमी होती थी, सांसें भारी और शरीर कांपता हुआ, पर फिर भी वो हार नहीं मानती थी। बारिश हो, धूप हो या तेज हवा, वो आती थी, दौड़ती थी, गिरती थी और फिर उठकर चलती थी। लोग पूछते थे, इतनी उम्र में क्यों? तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहती थी, गानबरू। गानबरू एक ऐसा शब्द है जिसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी जान लगा देना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक आत्मा न थक जाए, और तब भी हार न मानना। गानबरू का मतलब है जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी आप अपने हौसले के साथ खड़े रहें। जब मंजिल दूर हो, रास्ता धुंधला हो और साथ कोई ना हो, तब भी आप चलते रहें। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, लेकिन कोई भी मीनिंगफुल चीज़ इंस्टेंट नहीं मिलती। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, चाहे ड्रीम्स हो या आइडेंटिटी, हर एक चीज़ एफर्ट्स मांगती है। लेकिन ज़्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। गानबरू हमें सिखाता है कि असली जीत वहाँ होती है जहाँ हम हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जहाँ हम थक कर रुकते नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उठकर फिर से चल पड़ते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब सब कुछ छूटने लगता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन, हमारे सपने सब बिखरने लगते हैं। ऐसे समय में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान ले या फिर गानबरू को अपना ले। गानबरू का मतलब है मैं कर सकता हूँ, भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जब आप किसी काम में पूरे तन, मन, धन से, आत्मा से लगते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके रिजल्ट्स नहीं, आपकी जर्नी को सैल्यूट करने लगते हैं। गानबरू किसी रेस को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है, अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी लाचारी को हराने के लिए। और हाँ, हर बार कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि हर बार जीत मिल ही जाए। कभी कभी जीत नहीं भी मिलती, लेकिन जो हासिल होता है वो है कैरेक्टर, डिसिप्लिन और एक ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं मिलती। गानबरू में हारने का डर नहीं होता, वहाँ रुकने का डर होता है। वहाँ कंपैरिजन नहीं होता, वहाँ कमिटमेंट होता है। हर बार जब आप हार मानने की सोचें तो खुद से कहिए, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वो हो जो आपकी किस्मत बदल दे। गानबरू एक आम इंसान को वॉरियर बना सकता है, बिना तलवार के, बिना शोर के, लेकिन अंदर से अजय तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए तो बस एक बार और उठने में है। क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब बस इतना होता है कि चलते रहना। और देखिए कैसे आप खुद पर गर्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, और वही सबसे बड़ी जीत है। रूल 5, गमन एंड्योरेंस। वो रात बेहद ठंडी थी, चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। जापान के एक मंदिर में लकड़ी के फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें धीमी लग रही थी। फिर भी उसकी आंखें बंद थी, वो हिला नहीं। उसने शिकायत नहीं की, उसने सहा। क्यों? क्योंकि उसे गमन सिखाया गया था। गमन एक ऐसा जापानी दर्शन है जो ये सिखाता है कि तकलीफ़ों को गरिमा के साथ कैसे सहा जाए। ना रोना, ना शिकायत करना, ना दुनिया को बताना कि आप दर्द में हैं। बस चुपचाप शांत रहकर उस दर्द को झेलना और अंदर से मजबूत होते जाना। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ हर दर्द को एक्सप्रेस करना फैशन बन गया है।
सोशल मीडिया पर हम छोटी परेशानी शेयर कर देते हैं। थोड़ा स्ट्रेस आया तो स्टेटस लगा दिया, डीपी हटा ली। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। हम भूल गए हैं कि कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है। गमन हमें सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना। ये कोई कमज़ोर बनने की बात नहीं है, बल्कि ये उस इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है जो तब नज़र आती है जब हम बाहर से टूटे हुए होते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खड़े रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोने लगता है, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है, जब आपका सपना टूट जाता है, जब आप अकेले पड़ जाते हो और दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। ऐसे समय में गमन आपकी ढाल बनता है। ये आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमज़ोरी मत समझो, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने हथियार बनाओ। अपने दर्द को घूंट की तरह पी जाओ और उसे अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लो। गमन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी थकते नहीं हैं या कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई ना कोई मीनिंग छुपा है। और जब आप इस माइंडसेट को जीने लगते हैं तो आप हर स्टॉर्म में खड़े रह सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वो कैसे संभल गया सब कुछ, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आपने रातों की नींदें खोई है, आप चुपचाप रोए हो और फिर खुद को ही गले लगाकर आगे बढ़े हो। गमन का मतलब ये है कि बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले में, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले पर फिर खड़े हो जाते हैं। जब आप गमन को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि अब आप सिर्फ हालातों से नहीं, अपने भीतर की पीड़ा से भी लड़ना सीख चुके होते हैं। गमन आपके कैरेक्टर को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नर्म होता है लेकिन आपकी आत्मा फौलाद बन जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाए जहाँ सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो, तो खुद से बस एक बात कहना कि मैं ये भी सह जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गमन हूँ। और उस पल आप खुद को फिर से गढ़ते हैं, एक नई ताकत, एक नई गरिमा और एक नई शांति के साथ। रूल 6, वाबी साबी एक्सेप्टेंस। एक पुराना मिट्टी का प्याला था, उसका किनारा टूटा हुआ था और रंग भी हल्का उड़ चुका था। उसमें एक पतली सी दरार भी थी। देखने में तो वो प्याला किसी कबाड़ से कम नहीं था, लेकिन जापान में उसे एक शेल्फ में बड़े गर्व से सजाया गया था। क्यों? क्योंकि उस प्याले में वाबी साबी था। वाबी साबी एक ऐसा दर्शन है जो कहता है खूबसूरती उस चीज़ में है जो अधूरी है, जो टूटी है, जो अस्थायी है, यानी कि जो परफेक्ट नहीं है, वही सबसे ज़्यादा सुंदर है। अब सोचिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, और जब कुछ थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन वाबी साबी कहता है कि नहीं, यही तो शुरुआत है। ये सिद्धांत आपको याद दिलाता है कि ज़िंदगी कोई शोरूम नहीं है जहाँ सब कुछ चमचमाता हुआ और फ्लॉलेस हो। ज़िंदगी तो एक पुराना कमरा है, थोड़ी धूल वाली अलमारियाँ, कुछ उखड़े हुए रंग, लेकिन उन्हीं में छुपा होता है असली जादू। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर चीज़ में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही सच्ची शांति है। हर दरार एक कहानी होती है, हर दाग एक अनुभव होता है। अब ज़रा अपने आप को देखिए, आपका अतीत शायद परफेक्ट नहीं था। कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, कुछ सपने अधूरे छूट गए होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या उन तकलीफ़ों ने आपको और मजबूत नहीं बनाया? वाबी साबी कहता है, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो, ना कुछ छुपाओ, ना कुछ घबराओ। सोचिए, अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को शर्म से छिपा लेता या चांद अपनी खामियों के कारण रात को रोशनी बंद कर देता, तो दुनिया कितनी अधूरी सी होती। वाबी साबी भी एक जेंटल रिमाइंडर है कि ज़िंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसमें चीनी नहीं, सच्चाई मिलाते हैं। जब हम अपने फ्लॉज को फ्लॉज नहीं, फीचर्स मान लेते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी झुकी हुई पीठ, आपके थके हुए हाथ,
ये सब सिर्फ कमज़ोरियाँ नहीं बल्कि जीवन के तमगे हैं। इनमें वो संघर्ष छिपा है जिसे आपने जिया है, वो आंसू जिन्हें आपने चुपचाप पी लिया है। जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं तब आप दूसरों में भी इम्परफेक्शन को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब प्यार डिमांड नहीं करता बल्कि समझ बन जाता है। तब रिश्तों में कंपैरिजन नहीं करते बल्कि कनेक्शन बनाते हैं। और यही एक्सेप्टेंस आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी थेरेपी, किसी मोटिवेशनल कोट या किसी एक्सपेंसिव वैकेशन से नहीं आती। वो शांति आती है जब आप आईने में देखकर खुद से कह पाते हैं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और इसी में मेरी खूबसूरती है। वाबी साबी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक नज़रिया है, एक तरीका है दुनिया को देखने का, बिना जजमेंट, बिना डर और सिर्फ सच्चाई और सहजता के साथ। तो अब जब अगली बार आपकी ज़िंदगी कुछ कम परफेक्ट लगे, जब कोई चीज़ अधूरी लगे, कोई रिश्ता थोड़ा टेढ़ा लगे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए कि यही तो वाबी साबी है, यही तो असली सुंदरता है। और तब आप देखेंगे कि टूटी हुई चीज़ें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है कि वो काबिल है, चाहे वो अधूरी ही हो फिर भी पूरी है। रूल 7, हरा हचीबू सेल्फ केयर। शाम का वक्त था। जापान के ओकिनावा द्वीप की एक छोटी सी बस्ती में लोग धीमी चाल से चल रहे थे। चेहरे पर सुकून, चाल में ठहराव और आंखों में चमक थी। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था और सबसे खास बात, यहाँ के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल की उम्र में भी जिंदा रहते थे, बल्कि पूरी तरह एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते थे। आखिर ऐसा क्या है इन लोगों की लाइफ और स्टाइल में जो इन्हें इतना फिट, शांत और संतुलित बनाए रखता है? इसका एक रहस्य है, हरा हजीबू। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि शरीर और मन को सम्मान देने का तरीका होता है। हरा हजीबू का मतलब होता है पेट को केवल 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब आप पूरी तरह से तृप्त ना हो, क्योंकि भूख शांत करने और पेट फुल करने के बीच एक महीन रेखा होती है और वहीं से शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल। अब सोचिए, जब भी आप खाना खाते हो तो क्या सच में शरीर की ज़रूरत के अनुसार खाते हो या आदत, स्वाद और इमोशंस के हिसाब से खाते हो? कभी उदासी में, कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे बस खाते जाते हो। फिर आता है गिल्ट, थकान और आलस, और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, दिमाग डल हो जाता है। हरा हचीबू एक जेंटल रिमाइंडर है कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या जिम नहीं होता। असली सेल्फ केयर वो है जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहाँ रुकना है। ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये प्रिंसिपल हर एस्पेक्ट में लागू होता है, जैसे इमोशंस में, कॉन्वर्सेशन में, काम में, हर जगह। ये कहता है बस उतना ही जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। और जब हम संतुलन में रहते हैं तो जो लिटिलनेस होता है वही हमें बहुत कुछ दे जाता है, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक शांत एनर्जी। हरा हचीबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह से ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही असली कला है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो स्पेस बनता है अंदर तक जाने का, सोचने का, महसूस करने का। ये प्रिंसिपल एक सवाल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या मैं अपनी ज़रूरतें समझता हूँ या बस आदतों का गुलाम हूँ? जब आप हरा हचीबू को अपनाते हैं तो आपके खाने का तरीका बदलता है और साथ ही आपकी सोच भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप खाने का सम्मान करते हो, आप खुद को सुनते हो, आप खुद से जुड़ते हो। और यही जुड़ाव असली सेल्फ केयर है। ना कोई लग्जरी, ना कोई एक्सटर्नल चीज़, बस खुद से एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल रिश्ता। हरा हचीबू आपको याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति अधूरेपन में छिपी होती है। कम खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी ज़रूरी है। तो अगली बार जब थाली में थोड़ा और खाना बचा हो, थोड़ी और भूख बाकी हो,
तो खुद से कहिए, बस यहीं तक, यही काफ़ी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। यही होती है सच्ची देखभाल। जब आप खुद को थामते हैं, न सिर्फ भूख में बल्कि जीवन के हर पहलू में। शांति वहीं है जहाँ ज़रूरत होती है। रूल 8, शिन योकू रिकनेक्शन। सुबह सुबह एक जापानी व्यक्ति जंगल के रास्ते पर बिना मोबाइल, बिना किसी प्लान के चुपचाप चल रहा था। उसके कदम धीरे थे, आंखें चारों तरफ फैले हरियाली को देख रही थी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ और दूर से आती हुई बहती हवा की सांसें, सब कुछ मानो उससे बात कर रही थी। वो ना तो कुछ सोच रहा था, ना कुछ कह रहा था, बस शांत था, मौजूद था, जुड़ा हुआ था प्रकृति से और शायद खुद से। यही है शिनयोकू, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट बाथिंग, यानी जंगल में नहाना। नहाना पानी से नहीं, प्रकृति में नहाना, खुद को फिर से रीसेट करना। हम में से ज़्यादातर लोग डिस्कनेक्टेड हैं और सबसे बुरा ये है कि हमें इस डिस्कनेक्ट का भी एहसास नहीं है। हम हर वक्त स्क्रीन में डूबे रहते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, नोटिफिकेशंस की दुनिया। हम इनमें इतने खो गए हैं कि प्रकृति एक लग्जरी लगती है। कभी ध्यान दिया है जब आप बहुत परेशान होते हो और अचानक खुले आसमान के नीचे किसी पेड़ के नीचे बैठते हो, तो दिल कुछ हल्का सा क्यों लगने लगता है? क्यों हवा के बहाव में कोई सुकून छिपा होता है? क्यों बारिश की बूंदें भीतर तक छू जाती हैं? क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं। और जब हम उससे दूर होने लगते हैं तो अंदर खालीपन सा पनपने लगता है। शिनकू उसी खालीपन को भरने की प्राचीन जापानीज कला है। ये कहती है कि जंगल में किसी गोल के साथ मत जाओ, बस जाओ और हो आओ। कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। बस हर पत्ते को महसूस करो, हर ब्रांच को, हर सरसराहट सुनो, हर धूप की किरण को चेहरे पर पड़ते हुए महसूस करो। आज की फास्ट लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, कॉल्स को, मैसेजेस को, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, पर कभी कभी ज़रूरी है पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और अब्जॉर्ब करना। शिनयोकू हमें उस पॉज की लग्जरी देता है। ये सिखाता है कि बीइंग बिजी इज़ नॉट द सेम एज बीइंग अलाइव। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से दोबारा जुड़ना चाहिए। किसी पेड़ की छांव में मिट्टी को हाथों में लेना, घास पर नंगे पैर चलना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम स्लो हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बैलेंस होने लगती है और आपके दिमाग से वो शोर जो आपको लगातार थकाता रहता है, वो खुद ब खुद म्यूट हो जाता है। शिनरी-न्योकू कोई एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं, कोई हाई परफॉर्मेंस टेक्निक नहीं, ये तो एक लौट जाना है उसी जगह जहाँ से हम कभी आए थे। वो जंगल, वो नदियाँ, वो पेड़, वो पहाड़, वो हमें भूले नहीं, हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अब भी वहीं हैं, हमें बुलाते हुए, हमें अपनाने को तैयार। और अगर आप कभी खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करें, अगर दिल भारी लगे या सांसें बोझ जैसी लगे, तो किसी पार्क, किसी जंगल, किसी छोटी सी हरियाली के पास चले जाइए। शब्दों की नहीं, सन्नाटे की ज़रूरत होगी, सोचने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत होगी। और जब आप लौटेंगे तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हल्के, शांत और पूरे महसूस करेंगे। शिनयोकू कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है खुद के पास लौटने का, बिना किसी कोशिश के, बस प्रकृति के साथ सांस लेने का। और शायद वहीं फिर से ज़िंदगी शुरू होती है। कंक्लूज़न कभी सोचा है? हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, क्लैरिटी, रिलेशनशिप, फ्रीडम, लेकिन कभी ये महसूस किया है कि ये सब बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से दूर हो जाते हैं? इकिगाई, शोशिन, काइजन, गानबरू, गमान, वाबी शाबी, हारा बीचू और शिनयोकू, ये कोई टेक्निक नहीं, ये सोल लेवल विजडम है। ये हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं, ये एक स्लो मीनिंगफुल जर्नी है, जहाँ हर कदम पर अवेयरनेस है, हर मोड़ पर ब्यूटी है और हर रुकावट में ग्रोथ छुपी है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी है। शोशिन ने सिखाया है कि हम हमेशा स्टूडेंट रह सकते हैं। काइजिन ने दिखाया है कि हर दिन छोटा सुधार बड़ा बदलाव लाता है। गानबरू ने हिम्मत दी है हार न मानने की। गमन ने सहना सिखाया है। मुस्कुराकर वाबी साबी ने इम्परफेक्शंस में ही सुंदरता ढूंढना सिखाया है।
हरा हचिबू ने आत्म संयम को सेल्फ लव बताया है और शिन योकू ने फिर से हमें प्रकृति से जोड़ दिया। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो आपको खोया हुआ सुकून, खोई हुई ताकत और असली खुशी वापस देती है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर इस नई दृष्टि को अपनाने के लिए। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर से। और जब भीतर बदलाव आता है तो पूरा संसार बदल जाता है। अगर इस यात्रा ने आपको दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इसी से शुरुआत कीजिए, छोटे से कदम से, एक नए नज़रिए से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल कूल शेनशाई बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर किताब को एक एहसास, अपनी खुद की वॉइस में एक अनुभव की तरह आपके सामने लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जीवन के सबक के साथ।